जी, कैफेट आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 44। प्रीवियस लेक्चर में रिलेटेड पार्टी का चैप्टर हमने कंप्लीट किया था। अच्छा, अब हम अपने सिलेबस के बेसिक कंसेप्ट्स के साथ साथ कुछ एडवांस लेवल के कंसेप्ट्स भी कवर कर चुके हैं। तो मैं ये चाहता हूँ ख़ास तौर पे केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस वो हम स्टार्ट करें। उसमें वॉल्यूम 2 इंशाल्लाह 2-3 दिन में उम्मीद है कि अवेलेबल होगा। लेकिन जब तक वॉल्यूम 2 अवेलेबल नहीं होता, उसमें से जो केस स्टडीज़ आपको होम असाइनमेंट के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि आप अटेंड करें, वो आपको पीडीएफ के ज़रिए से या हार्ड फॉर्म क्लास में नोट्स डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए जाएंगे, ताकि आपकी केस स्टडी की प्रैक्टिस कंटिन्यू रहे। वॉल्यूम 1 में कुछ केस स्टडीज़ हैं, वो तो हम प्रैक्टिस कर ही लेते हैं, लेकिन वो सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं है। सफिशिएंट प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है कि हम आई कैप की बुक में जो केस स्टडीज़ वगैरह, उससे अलावा हट के भी पास्ट पेपर्स के जो केस स्टडीज़ उनको भी प्रैक्टिस करें। तो उसके लिए केस स्टडीज़ को सेलेक्ट करके आपके साथ शेयर किया करूँगा, आपने उनको अटैम्प्ट करना है, फिर उनकी डिस्कशन भी आपके साथ शेयर होगी। लेकिन वो डिस्कशन हो सकता है कुछ केस स्टडीज़ की क्लास में हो, कुछ केस स्टडीज़ की हो सकता है आपको क्लास से अलहदा शेयर की जाए। इसी तरह कुछ एडिशनल रिसोर्सेज भी मैं आप लोगों के लिए अरेंज कर रहा हूँ, जिनका डिफरेंट पर्पज़ है। जैसे ब्रेनस्केप आपके साथ शेयर किया, जिसका पर्पज़ क्या है कि हमारे जो कंसेप्ट्स हैं जितने भी वो याद रहे, साथ साथ रिवाइज होते रहें, आखिरी महीने में हमें जाके उन कंसेप्ट्स को याद ना करना पड़े। उसके साथ हमारा एक मेंटीमीटर आपको याद होगा, स्टार्ट में मैंने शेयर किया था। इंशाल्लाह इस वीक से हम उसको रिज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, इस वीक से 2-3 दिन के बाद या मे बी कल से हम उसको क्लास में क्लास एंड पे स्टार्ट किया करेंगे, ताकि आपके जो कंसेप्ट्स हैं जो आपने सीखे हैं, इंश्योर हो जाए कि जितने भी मेजर कंसेप्ट्स थे क्लास में आप सीख के घर जा रहे हैं। घर जाके जब आप किताब खोलें उस वक्त आपको प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह माइंड मैप भी इसी सीरीज़ की एक कड़ी थी, जिसका पर्पज़ क्या होता है कि जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लें, उसके बाद एक नज़र में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। वो 10 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर की रिवीजन करने के लिए वो माइंड मैप सफिशिएंट होते हैं। उसी तरह आजकल आपसे मैंने कुछ नंबर्स लिस्ट बनवाई थी हमने, जिसका पर्पज़ ये था कि स्टडी रिलेटेड कोई जी, तो कुछ लिस्ट बनवाई थी जिसका पर्पज़ ये था कि आपको कुछ एडिशनल रिसोर्सेज शेयर किए जाएँ। और पिछले 1-2 दिन में आपने देखा होगा, शायद कोई मैसेज मेरी तरफ से आपको रिसीव हुआ होगा, जिसमें कुछ रियल वर्ल्ड केस स्टडीज़ आपके साथ शेयर की गई। याद रखिए, वो केस स्टडी सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए, उनका पर्पज़ ये है कि आपको ये पता चले कि प्रैक्टिकली जो ऑडिट के कंसेप्ट है वो कैसे अप्लाई होते हैं, प्रैक्टिस में जो ऑडिट फर्म्स हैं वो कैसे काम करती हैं, क्लाइंट कैसे काम करते हैं, जो कंसेप्ट हम क्लास में सीख रहे हैं वो प्रैक्टिस में कैसे अप्लाई। क्योंकि केस स्टडीज जो है ना, हमारा सबसे बड़ा मसला जो कैफ 8 में पास होने में होता है ना, वो केस स्टडीज को समझना और उसको अटेम्प्ट करना। उसके लिए प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए होता है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर चूंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास कैफ 8 लेवल पे नहीं होता, इसलिए केस स्टडीज को अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम आती है। तो आपको एनालिसिस करने के लिए कि किसी भी केस स्टडी में आपने कैसे एनालिसिस करना है, सोचना कैसे है, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर देना जरूरी होता है। तो ये जो हमारी रियल वर्ल्ड केस स्टडीज मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ, ये उस प्रैक्टिकल एक्सपोजर को सामने रखते हुए आपके साथ शेयर की जा रही हैं। ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, आपको कहीं पे किसी किताब में नजर नहीं आएंगी। ठीक है, ये प्रैक्टिस में से हम उठाते हैं। डिफरेंट सोर्सेज है, मैं कहाँ से किस तरीके से उठाता हूँ, स्कैन करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, वो एक अलग चीज़ है। मैं उस डिस्कशन में नहीं जाना चाहता, वो आपके लिए रेलिवेंट है। लेकिन आपके सिलेबस की हद तक जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं वो आपके साथ फिर शेयर कर दी जाती हैं। इनमें से शायद कुछ केस स्टडी में कुछ ऐसे अल्फाज हों जो आपको समझने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये बेसिकली जो यूएसए और दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ से ज़्यादातर एग्जांपल उठाई गई हैं। एशिया की भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन ज़्यादातर एग्जांपल वेस्टर्न कंट्रीज के हैं। तो उसमें शायद लेकिन अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई वर्ड समझने में, आप वो मेरे से ना पूछेगा, क्योंकि ये सिर्फ आपको एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है आपके एनालिसिस करने के लिए कि केस स्टडी कैसे सॉल्व करने हैं। ये आपके सिलेबस का ऑफिशियली हिस्सा नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी होगी। ये आपके सोचने के अंदाज को बदलेगी, आपका जो विजन होगा उसको वाइड करेगी कि किस तरीके से आपने किसी भी सिचुएशन को लेके चलना है। इस सिचुएशन में अगर स्टैंडर्ड ने ये रिक्वायरमेंट्स कही हैं, तो अगर हम पूरा नहीं करते तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या पहले जब ये रिक्वायरमेंट्स नहीं हुआ करती थी उस वक्त किस तरह के फ्रॉड होते थे जिसकी वजह से ये रिक्वायरमेंट्स ऐड हुई हैं। सिर्फ रिक्वायरमेंट्स को याद कर लेना काफी नहीं है। जब बैकएंड पे ये याद हो ना कि अच्छा ये फ्रॉड हुआ था जिसके बाद ये वाली रिक्वायरमेंट्स ऐड हुई थी, तो आपको वो रिक्वायरमेंट्स समझना बहुत आसान हो जाता है। तो इसीलिए उसमें किसी किस्म की आपको कोई सपोर्ट चाहिए हो, कोई लफज ऐसा हो जो कि इस्तेमाल हुआ उसका मीनिंग नहीं आता, उस केस के ऊपर फर्दर रिसर्च आपने करनी हो, तो वो आप मेरे से नहीं पूछेंगे, वो आप गूगल पे जाएं, सर्च करें, कुछ थोड़ा सा काम खुद भी करें। ठीक है, इससे आपको खुद भी अंदाजा होगा कि आपने किसी मटेरियल को, स्टडी रिलेटेड मटेरियल को ढूंढना है तो कैसे ढूंढना है।
तो उस सिलसिले में मैं आपको कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर। हाँ, कुछ क्वेश्चन को हो सकता है क्लास में मैं एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर लूँ, ठीक है, कुछ केस स्टडीज को जो आपके साथ शेयर करूंगा मैं भी क्लास में किसी एग्जांपल में यूज कर लूं, लेकिन वो ऑफिशियली वो कोई ऐसा नहीं, असाइनमेंट नहीं आपकी कि ये क्वेश्चन है और इसका आपने सोल्यूशन बनाना है, नहीं। वो यूं समझ लीजिए जैसे अखबार की खबर होती है, उसी तरह हमारे ऑडिट प्रोफेशन की कुछ न्यूज है, वो डेली बेस पे एक आधी अगर आपके साथ शेयर होती है तो आप उसको पढ़ लें, काफी है। लेकिन वो काम की चीजें होती हैं, मेरी असेसमेंट यह है कि वो काम की चीज है, उसको रीड करें और अपने पास सेव कर लें, बाद में कभी फ्री टाइम में दोबारा भी पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको वो केस स्टडीज शेयर या और भी कुछ मटेरियल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, पहले भी किया है, वो नहीं मिल रहा, जो हमारे ऑनलाइन के स्टूडेंट्स होते हैं वो तो व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं ना, उसमें तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में वो इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, सब तक पहुंच जाती है। लेकिन चूंकि फिजिकल के व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बने होते तो इसलिए अलहदा इन स्टूडेंट्स को मैसेज करना पड़ता है। तो अगर किसी स्टूडेंट को मैसेज ना मिला हो और वो चाहता हो कि अपना नाम उस लिस्ट में इंक्लूड करवाना चाहता है, क्लास के बाद ये हमारे टी हैं, इनके पास अपना मोबाइल नंबर नोट करवा दें, आतिफ भाई के पास, या आतिफ भाई अगर ना हो टीए रूम में तो इनकी जगह पे होंगे कोई भी टीए हो, क्या नाम है हमारे वाले, हाँ अहमद भाई, अहमद भाई हैं टीए, उनको आप अपना नंबर नोट करवा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि आपके मोबाइल पे हमारा नंबर भी वो सेव हो, वरना व्हाट्सएप उसको एक स्पैम के तौर पे लेता है और वो मैसेज शेयर नहीं करता। तो ये नंबर है जिससे आपको मैसेज आया करेंगे 0334041634 इसको नोट करके अपने मोबाइल में सेव कर लें और अपना नंबर हमारे पास सेव करवा दें, ठीक है। हम लिस्ट में इसको ऐड कर लेंगे, उसके बाद आप इसको इंशाल्लाह मैसेज आपको आते रहेंगे। ये नोट कर लिया आपने? चलिए, ये कुछ आपके साथ डिस्कशन करनी थी, होगी। अब चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिलेटेड पार्टी का चैप्टर कंप्लीट किया, उसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए जी। टेस्ट कब डिस्कस, हाँ वो जो आपको असाइनमेंट मिलेगी ना उसमें टेस्ट के क्वेश्चन भी शामिल होंगे, तो वो क्वेश्चन वाइज डिस्कशन होगी। आपके टेस्ट की सारी डिस्कशन होगी जरूर, लेकिन डिस्कशन ऐसे नहीं होगी कि आज हम टेस्ट 3 कर रहे हैं तो सारी की सारी लेक्चर टेस्ट 3 के ऊपर डिस्कस हो रहा है। आपको जो होम असाइनमेंट दी जाएगी मैं उसमें आपको नोट करवाऊंगा कि आज की होम असाइनमेंट में टेस्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है और टेस्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, और फिर नेक्स्ट डे में उसकी डिस्कशन होगी। तो आपके टेस्ट क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिस्कस हो रहे होंगे, लेकिन असाइनमेंट की शक्ल में, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? जी जी जी। हाँ शाबाश, इनका क्वेश्चन ये है कि सर रिलेटेड पार्टी एक क्वेश्चन में अगर ऐसा हो कि एक अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी भी आइडेंटिफाई हो गई है और उसके साथ ही साथ कोई ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस भी है, तो हमने क्या लिखना है, कौन से प्रोसीजर लिखने हैं? हम दोनों प्रोसीजर लिखेंगे। और ये मैंने आपको बताया था कि आपने अपना तरीका वारदात पिछले 2-3 सालों में चेंज कर दिया। पहले वो एक क्वेश्चन के अंदर एक ही कंसेप्ट को टेस्ट करता था, अब वो एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल कंसेप्ट्स को टेस्ट कर रहा है। तो इसीलिए अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नजर आता है जिसमें 2 कंसेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, आपने दोनों को 1 बाय 1 डिस्कस करना है, ये लाजमी है, ठीक है जी। अच्छा, अब कभी कभी आईकैप के सोल्यूशन में आप देखेंगे ना, तो आईकैप ने किसी एक साइड को, एक कंसेप्ट को फोकस किया होगा, दूसरे को सिर्फ 1-2 लाइनों में वो निपटा देता है। जैसे आपको किसी क्वेश्चन में आपने जब आपके सामने एक क्वेश्चन आया, आपने ये 7 पॉइंट्स बनाए रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाइड बाय ऑडिटर के, और 5 पॉइंट बना लिए आपने ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। लेकिन जब आईकैप का सोल्यूशन देखेंगे, हो सकता है उसने 5 पॉइंट आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के दिए हों और सिर्फ 2 पॉइंट्स दिए हों उसके के रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाइड बाय। ऐसे होता है, मार्क्स को देख के ना आईकैप भी एडजस्टमेंट करता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं होगा कि अगर आपने 5 प्रोसीजर न्यूली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी के बता दिए और 2 प्रोसीजर ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ, तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। पहली मेन चीज समझे कि जब आप 2 कंसेप्ट उसने क्वेश्चन में टेस्ट किया, आपने दोनों को आंसर करना है, ऐसा ही है। अब इसमें मार्क्स को सामने रख के हो सकता है आपकी जो दोनों कंसेप्ट को डिस्कस करने की अलाइनमेंट है या वेटेज है वो डिफरेंट हो और आईकैप की डिफरेंट हो, इससे आपका सोल्यूशन गलत नहीं होगा। अहम चीज ये है कि आपने दोनों चीजों को डिस्कस करना। अब किसको किस डिटेल की हद तक डिस्कस करना है, ये आपकी जजमेंट होगी जो आप मार्क्स को देख के असेस करेंगे। लेकिन समटाइम्स जैसे सोल्यूशन के साथ मिसमैच होगा। मैं खुद जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो मिसमैच होता, मुझे लग रहा था क्वेश्चन में ज्यादा डिस्कशन किसी और चीज की हुई थी, वो चीज ज्यादा अहम थी, उसके ज्यादा प्रोसीजर लिख दिए। दूसरे इशू की डिस्कशन कम हुई थी, उसके कम। जब सोल्यूशन देखते हैं तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन ये गलत नहीं होगा अगर आपका सोल्यूशन या आपकी वेटेज डिफरेंट है आईकैप की वेटेज से, ठीक है। आईकैप खुद भी इस बात को एक्नॉलेज करता है, वो कहता है क्योंकि हम सोल्यूशन, हर पॉसिबल सोल्यूशन को आपके साथ जैसी सोल्यूशन वाले डॉक्यूमेंट में शेयर नहीं कर सकते, तो हम एक जो ज्यादा बेहतर या कंप्रीहेंसिव निस्बतन लगता है सोल्यूशन वो शेयर कर देते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अल्टरनेट सोल्यूशंस पॉसिबल हैं और उनको मार्क किया जाता है। और ये सिर्फ आईकैप में नहीं, हर प्रोफेशनल बॉडी में इस तरह होता है जी। और कोई क्वेश्चन?
कोई क्वेश्चन नहीं? आज के लेक्चर की तरफ चलें? चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 18 चैप्टर की पहले बेस समझिए, पहले बेसिक कंसेप्ट समझे, जिसमें इस पूरे चैप्टर में जो चीजें डिस्कस हुई हैं उनमें से कोई भी चीज डिस्कस नहीं होगी, लेकिन इसकी जरूरत क्या है, इस स्टैंडर्ड की, इस चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। थीम क्या है इस चैप्टर का? देखिए, हम हैं ऑडिटर, हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग, हम पढ़ते हैं टैक्स भी, पढ़ते हैं ऑडिट भी। अकाउंटिंग और ऑडिट ये थोड़ा ज्यादा पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा पढ़ते हैं अकाउंटिंग, फिर उसके बाद ऑडिट, फिर थोड़ा बहुत टैक्स, और बाकी जनरल थोड़ी बहुत चीजें, कॉस्ट वगैरह वो जनरल किया जाता है। तो हम बेसिकली अगर हमसे पूछा जाए ना कि हम किस चीज के एक्सपर्ट है, तो हम कहेंगे अकाउंटिंग और ऑडिट के एक्सपर्ट है। और हमारा ज्यादातर ऑडिट प्रोफेशन में काम क्या होता है? क्लाइंट की बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमने वेरीफाई करना, ठीक है। अच्छा, क्लाइंट ने जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई होंगी, तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में कौन कौन सी स्किल इस्तेमाल की होंगी? उसने काउंटिंग की स्किल सबसे ज्यादा इस्तेमाल की होगी, डेफिनेटली। थोड़ी सी टैक्स की स्किल भी इस्तेमाल की हो, किस लिए? टैक्स की कैलकुलेशन के लिए, खासतौर पे डेफर्ड टैक्स वगैरह की कैलकुलेशन के लिए। अच्छा, कुछ अगर कंप्लेक्स कैलकुलेशन है तो उसने हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट जो होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, किसी एक्चुअरियल कैलकुलेशंस के लिए किसी एक्सपर्ट को भी यूज किया हो। जैसे पेंशन लायबिलिटीज की एस्टिमेशन करना मैनेजमेंट के बस की बात नहीं होता, कंप्लेक्स कैलकुलेशन होती है, ठीक है। तो सम टाइम काउंटिंग के अलावा टैक्स किसी और स्किल्स की भी जरूरत पड़ती है मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए। जैसे किसी टैक्स एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है, जैसे किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट एनालिस्ट की जरूरत पड़ सकती है। क्या इसके अलावा किसी और स्किल की जरूरत पड़ सकती है? इंजीनियरिंग स्किल की भी जरूरत पड़ सकती है मैनेजमेंट को। कैसे? किसकी? प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के लिए नहीं, मशीनरी की वैल्यूएशन के लिए। इवन अगर वैल्यूएशन नहीं भी करते ना, कॉस्ट पे भी रखते हैं, फिर भी इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। कैसे? मशीनरी की लाइफ को एस्टिमेट करने के लिए, क्योंकि इसकी लाइफ डेप्रिसिएशन को इफेक्ट करती है, ठीक है। तो और अगर इंजीनियर की भी जरूरत पड़ेगी, और अगर फर्ज कीजिए कि क्लाइंट सिग्निफिकेंट आईटी सिस्टम यूज कर रहा है, उसने अपना कोई कम्प्लेक्स आईटी सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाए हुए हैं, तो किसी आईटी एक्सपर्ट की भी जरूरत पड़ेगी। और सबसे बड़ी एग्जांपल कि अगर उसने क्लाइंट ने अपनी प्रॉपर्टी को रीवैल्यूएशन मॉडल पे शो करवाया हुआ है, तो उसे किसी एक्सपर्ट की भी जरूरत पड़ेगी। एक्सपर्ट की जरूरत क्यों पड़ेगी? वो प्रॉपर्टी की रीवैल्यूएशन करके मैनेजमेंट को रिपोर्ट देगा कि सर आपकी प्रॉपर्टी की ये वैल्यू है। उस वैल्यू की बेस पे मैनेजमेंट एंट्री पास करेगी कि प्रॉपर्टी डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, और अगर डेफर्ड टैक्स का इंपैक्ट है वो भी क्रेडिट। तो इस सारी डिस्कशन से क्या हम इस चीज पे एग्री करते हैं कि मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए अकाउंटिंग के अलावा कुछ दूसरी स्किल की भी जरूरत पड़ेगी? एग्री करते हैं? चलिए, मैनेजमेंट क्या करेगी फिर? मैनेजमेंट ने या तो इन लोगों को अपने पास एम्प्लॉय रखा होगा, या इनको मार्केट से हायर करेंगे। भाई ऐसी बात होगी ना, या अपने पास एम्प्लॉय तो शायद कम ही रखा हो, ज्यादातर मार्केट से हायर करते हैं, ठीक। उसी तरह ऑडिटर को भी बताइए, क्या ऑडिट करते हुए इन्हीं स्किल्स की जरूरत पड़ेगी जिसकी जरूरत मैनेजमेंट को पड़ी है? बिल्कुल पड़ेगी। और ऑडिटर भी के पास भी क्या ऑप्शन है कि वो इसी तरह जिन लोगों की जरूरत पड़ी है, या उनको अपने पास एम्प्लॉय रख ले, और जब भी जिस क्लाइंट पे जरूरत पड़े उनसे काम लेता रहे, या जरूरत पड़ने पे मार्केट से हायर कर ले, आउटसोर्स कर ले। तो बेसिक कंसेप्ट ये हुआ कि ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेरीफाई करते हुए अपनी एंगेजमेंट टीम के अलावा कुछ दूसरे लोगों की भी जरूरत पड़ती है। इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं कि नहीं? ये पूरा चैप्टर इस एक स्टेटमेंट के ऊपर खड़ा है। अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ आ गई ना, तो इस चैप्टर का थीम समझ आ जाएगा और आप इसकी रिक्वायरमेंट को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। स्टेटमेंट क्या है कि ऑडिट करते हुए ऑडिटर को अकाउंटिंग और ऑडिट के अलावा कुछ दूसरी स्किल्स की भी जरूरत पड़ती है, या इसी को मैं कुछ दूसरे अल्फाज में आपके सामने रख रहा हूं ज्यादा कंप्रीहेंसिव करके, कि ऑडिट करते हुए कुछ सिचुएशंस में ऑडिटर को अपनी एंगेजमेंट टीम के अलावा कुछ दूसरे लोगों की भी जरूरत पड़ती है। अब एंगेजमेंट टीम कौन होती है? जिसमें पार्टनर है, मैनेजर है, और आप ट्रेनी स्टूडेंट्स जो आर्टिकल्स कर रहे हैं, ये होती है एंगेजमेंट टीम। लेकिन इसके अलावा भी कुछ दूसरे लोगों की प्रोफेशन की जरूरत पड़ती है।
तो क्वेश्चन ये है कि क्या ऑडिटर जरूरत पड़ने पे इन दूसरे लोगों से हेल्प ले सकता है? हेल्प किस सिलसिले में? एविडेंस ऑब्टेन करने में। क्या नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है ऑडिटर एविडेंस ऑब्टेन करने में अपनी एंगेजमेंट टीम के अलावा कुछ दूसरे प्रोफेशनल से भी हेल्प ले सकता है। एग्रीड? अच्छा, अब एक ट्रिकी क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। अगर ये एविडेंस ऑब्टेन करने में किसी प्रोफेशनल की जरूरत है और वो प्रोफेशनल, क्या उस प्रोफेशनल में कुछ खसूसियात होनी चाहिए जो कि ऑडिटर में है? बिल्कुल है। देखिए, मेरा काम है एविडेंस, जैसे मेरा काम है आपको पढ़ाना। फर्ज कीजिए किसी वजह से मैं, कोई ऐसा टॉपिक है जो मुझे नहीं आता, कोई कैलकुलेशन ऐसी है मैथ की वो मुझे नहीं आती, तो मैं ये चाहता हूं कि ये टॉपिक मेरी बजाय कोई दूसरा टीचर पढ़ाए, तो मैं ये कर सकता हूं। लेकिन उस सूरत में मुझे ये चीज इंश्योर करनी पड़ेगी कि उस दूसरे टीचर में भी तकरीबन, सारी तो ना सही, तकरीबन वही कैरेक्टरिस्टिक्स हो जो मुझ में है। जैसे वो भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसे भी अपने टॉपिक पे ग्रिप होनी चाहिए, वो घर से असाइनमेंट करके आया हो, ठीक है, और उस तरीकाकार से आपको पढ़ाए जिस तरीकाकार से मैं पढ़ाता हूं, जैसे असाइनमेंट देनी, केस स्टडी वगैरह वगैरह डिस्कशन करना। भाई इस चीज को मानते हैं कि नहीं? तो इसका मतलब है अगर ऑडिटर ने ऑडिट करते हुए कुछ दूसरे लोगों की उसे जरूरत पड़ती है, इस दूसरे लोगों को ना स्टैंडर्ड पता है क्या नाम देता है? स्टैंडर्ड नाम देता है अदर्स। अदर्स, अदर। इस चैप्टर में जहां कहीं अदर्स लिखा मैंने, इस चैप्टर में जहां कहीं अदर्स का वर्ड अगर आए तो इससे मुराद आपने क्या लेना है कि एंगेजमेंट टीम के अलावा ऐसे लोग जिनको ऑडिटर एविडेंस ऑब्टेन करने में यूज कर सकता है। तो स्टैंडर्ड कहता है यस। क्या स्टैंडर्ड हमें इस चीज की इजाजत देता है? इसका आंसर है यस, स्टैंडर्ड हमें इसकी इजाजत देता है। लेकिन वो कहता है, याद रखिए, एक लाइन कहता है जिसकी वजह से ये चैप्टर निकला, उस एक लाइन से कहता है आप अदर से हेल्प ले सकते हैं एविडेंस ऑब्टेन करने में, लेकिन उन अदर्स में वही खसूसियात होनी चाहिए जो आप में है। अच्छा, एग्जैक्टली नहीं होंगी, ये भी स्टैंडर्ड कहता है, एग्जैक्टली नहीं होंगी, लेकिन उतनी ही निस्बतन, तकरीबन उतनी ही होनी चाहिए जितनी आप पे है। और अगला कंसेप्ट सुनिएगा, जितनी खसूसियात कम होती जाएंगी ना अदर्स में, उतना ही आप उनका इस्तेमाल भी कम करते जाएंगे, या उनके काम के ऊपर चेकिंग उतनी ही ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, और दो बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एक इंडिपेंडेंस और एक कॉन्फिडेंस, ये दोनों होनी चाहिए। तो ये, अच्छा, ये है मेन थीम, ये मेन कंसेप्ट है। इस चैप्टर की सारी समरी अगर आप कहें सर 2 लाइनों में बता दे, तो वो 2 लाइनें ये कि हम ऑडिट करते हुए कुछ दूसरे प्रोफेशनल से जो हमारी टीम का हिस्सा नहीं है हेल्प ले सकते हैं, इसलिए कि हमें ऑडिट करते हुए बाज़ औक़ात कुछ ऐसी स्किल्स की जरूरत पड़ती है जिनका ताल्लुक अकाउंटिंग और ऑडिट से नहीं है, तो हम ऐसे वक्त में किसी दूसरे प्रोफेशनल से हेल्प ले सकते हैं। लेकिन इस सूरत में हमने पहले ये चीज इंश्योर करनी है कि इस दूसरे पर्सन जिसको यूज कर रहे हैं इसमें तकरीबन वही कैरेक्टरिस्टिक्स हों जो हमारे पास है, और अगर उससे कम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें, तो जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स कम होती जाएंगी ना, हमने उतना ही या तो इनसे काम कम करवाना है या इनके ऊपर कंट्रोल, रिव्यू उतना ज्यादा, निगरानी इनके काम की उतनी ज्यादा करते रहना। ये समरी है पूरे चैप्टर की। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, इस कंसेप्ट को मजीद डिटेल में सीखते हैं कि ऑडिट में ऐसा कैसे पॉसिबल है, किन सिचुएशन में ऐसा होता है कि हमें अपनी टीम के अलावा कुछ दूसरे लोगों की जरूरत पड़े। देखिए, एग्जांपल्स तो बहुत सी हैं, लेकिन इस चैप्टर की हद तक 2 एग्जांपल्स बड़ी हैं, लेकिन मैं आपको बाकी एग्जांपल भी शेयर कर देता हूं रिवीजन पर्पस के लिए कि कब हमें अपनी टीम के अलावा कुछ दूसरे लोगों की जरूरत पड़ सकती है। इसकी पहली एग्जांपल है प्रीडिसेसर ऑडिटर। वो भी हमारी टीम का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन क्या हमें उसकी जरूरत पड़ सकती है? हमने शायद 2-3 टॉपिक में ये देखा, हमारे पास जब फर्स्ट टाइम कोई क्लाइंट आता है ना, तो बताइए हम फौरन उसको ओके कर देते हैं कि हम एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर क्या होते हैं? ये प्रोसीजर होते हैं कि एवेल्युएट करना, हमें इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना। एग्जाम्पल तो वैसे अजीब सी है, सिर्फ कंसेप्ट बिठाने के लिए दे रहा हूं। जिस तरह शादी का डिसीजन करने से पहले दोनों पार्टीज एक्सेप्टेंस प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं ना, क्योंकि अगर गलत फैसला हो जाए तो सारी उम्र भुगतना पड़ता है। तो याद रखिए, इस डिसीजन के गलत होने में इतना रिस्क नहीं है जितना रिस्क इस डिसीजन के गलत होने में है कि एक ऑडिट फर्म एक गलत क्लाइंट को एक्सेप्ट कर ले।
ये डिसीजन गलत हो जाए, इसका इंपैक्ट ज्यादा बड़ा है, इसका इंपैक्ट हजारों जिंदगियों पे आ सकता है। इसका इंपैक्ट इतना बड़ा हो सकता है कि 100 साल की फर्म बिग 5 में हुआ करती थी। आपने बिग 5 की टर्म कभी सुनी है? नहीं सुनी, इसलिए कि 2002 में बिग 5 बिग 4 हो गई थी। जो बिग 5 में एक फर्म होती थी, उसने एक गलत क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लिया जो फ्रॉड करने वाला था। फिर जब फ्रॉड सामने आया ना, अच्छा लोग पता क्या कहते हैं, जब कोई फ्रॉड सामने आए ना, तो बताइए अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? नहीं होती। फ्रॉड को प्रिवेंट डिटेक्ट करना प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर ने तो रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर, लेकिन जनरल एक्सपेक्टेशन गैप है ना। जनरल पब्लिक समझती है कि नहीं ऑडिटर की जिम्मेदारी थी। वो कहते हैं जब ये फ्रॉड हो रहा था तो ऑडिटर क्या कर रहा था, लगता है ऑडिटर भी साथ मिला हुआ है। ऑडिटर की रेपुटेशन भी इफेक्ट होती है। तो इसीलिए याद रखें, जब कभी कोई क्लाइंट हमारे सामने आता है, हमने फौरन यस नहीं करना, पहले क्या करना, एक्सेप्टेंस प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। एक्सेप्टेंस, उसे समटाइम एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअस प्रोसीजर भी एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअस प्रोसीजर का मकसद क्या होता है? ये डिसाइड करना कि ये क्लाइंट इस काबिल है कि नहीं कि हम इसका ऑडिट करें। हर क्लाइंट इस काबिल नहीं होता कि उसका ऑडिट किया जाए, हर क्लाइंट इस काबिल नहीं होता कि उसको हम सर्विस प्रोवाइड करें। ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है? अच्छा, अब वो ये एक्सेप्टेंस का डिसीजन करने के लिए उस क्लाइंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। बेहतरीन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है जो उस वक्त हमें प्रोवाइड कर? प्रीडिसेसर ऑडिटर। तो ये हमारी टीम का हिस्सा नहीं है, देखिए कंसेप्ट मैच हुआ टीम का, लेकिन हमारे ऑडिट में हमें हेल्प करता है, ठीक? ये अदर्स में आए, ठीक है? इसके अलावा और क्या एग्जांपल हो सकती हैं? और एग्जांपल होती है एक एक्सपर्ट, जैसे वैल्यूअर है। जैसे एक्सपर्ट में जितने भी एक्सपर्ट है सारे इस कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे वैल्यूअर है, जैसे लॉयर है, शाबाश, लॉयर की अच्छी एग्जांपल दी आपने। वैल्यूअर है, लॉयर है, टैक्स प्रैक्टिशनर भी इसमें आ सकते हैं, आईटी एक्सपर्ट हैं, प्रॉपर्टी वैल्यू इंजीनियर, ये सारी एग्जांपल्स। इनको हम एक नाम दे देते हैं क्या? एक्सपर्ट का। एक्सपर्ट से मुराद अकाउंटिंग और ऑडिट के अलावा किसी भी फील्ड का एक्सपर्ट हो, उसे हम कहेंगे एक्सपर्ट। इसके भी हेल्प ले सकते हैं। अच्छा सुनिए, इंटरनल ऑडिटर का कभी नाम सुना है आपने? इंटरनल ऑडिटर कौन होता है? अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, प्रैक्टिस की। आपको पता है समटाइम इंटरनल ऑडिटर ज्यादा कंपिटेंट होता है एक्सटर्नल ऑडिटर से। और आपको यह पता है कि हमेशा इंटरनल ऑडिटर का नॉलेज, एक्सपीरियंस उस कंपनी के बारे में जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं हमेशा ज्यादा होता है। लेकिन आपको यह पता है कि इसके बावजूद भी नॉलेज भी समटाइम ज्यादा है, नॉलेज भी उसका ज्यादा है, समटाइम कंपिटेंस भी लेवल भी ज्यादा है। वो जनरल पब्लिक उसके ऊपर एतबार नहीं करती। क्यों नहीं करती? हमारा और उसका काम, हमारा और उसका तरीकाकार तकरीबन एक जैसा होता है, एक्सटर्नल ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर का। वो हमारा, हम प्रैक्टिस में क्या करते हैं, वो हमारा पेटी भाई है। पेटी भाई समझ ना, जैसे पुलिस वाले कहते हैं पेटी, वो हमारा पेटी भाई है। लेकिन उसके बावजूद काम भी तकरीबन वही, वो भी टेस्ट ऑफ डिटेल करता है, हम भी टेस्ट ऑफ डिटेल करते हैं, वो भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल करता है, हम भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हैं, वो भी एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, हम भी एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म, वो भी रिस्क असेसमेंट करता है, हम भी रिस्क असेसमेंट करते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये सारे काम कर रहा होता है डायरेक्टर्स के लिए, हम ये सारे काम कर रहे होते हैं शेयर, क्योंकि शेयर होल्डर कहते हैं हमें इस बंदे की रिपोर्ट में एतबार नहीं है। इंटरनल ऑडिटर की क्यों एतबार नहीं है? ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डायरेक्टर्स के अंडर काम कर रहा है, डायरेक्टर्स इसकी सैलरी के बारे में डिसीजन, तो ये हो सकता है अंडर इन्फ्लुएंस हो जाए। लेकिन मुझे बताइए, यहां पे एक क्वेश्चन है कि अगर एक काम इंटरनल ऑडिटर ने किया हुआ है, एग्जैक्टली वही काम हमने भी करना है, आप क्या करेंगे? आप उसके काम को कंप्लीटली इग्नोर करके जीरो से खुद करेंगे, या कोशिश करेंगे उसने जो काम करके जो कंक्लूजन वगैरह आइडेंटिफाई किए हुए हैं हम भी उनको टेकअप कर लें, उसके वर्क को यूज करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड हमें इसकी इजाजत भी देते, लेकिन इसके कुछ रूल है। इसका मतलब है हम जो कहते हैं ना अदर से मुराद वो लोग जो हमारी टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनसे हम हेल्प ले सकते हैं। उनमें एक्सपर्ट तो शामिल है ही, उनमें प्रीडिसेसर ऑडिटर शामिल है ही, उनमें इंटरनल ऑडिटर भी शामिल है, उसमें कुछ और भी एग्जांपल है, लेकिन वो भी हमने पढ़ी नहीं। तो जब पढ़ेंगे ना तब मैं आपको रिकॉल करवा दूंगा कि अदर्स का हमने कंसेप्ट पढ़ा था, उसमें ये भी शामिल है, ठीक। अच्छा, अब इस चैप्टर पे आ जाते हैं। इस चैप्टर में ये सिखाया हुआ है कि आप अपने ऑडिट में अगर अदर्स को यूज करते हैं, या यूं कह लें अदर्स के वर्क को यूज करते हैं, तो वो अदर्स क्या क्या है, इस चैप्टर की हद तक क्या क्या है, और आप उनके वर्क को कैसे यूज कर सकते हैं। अदर्स हैं दो,
जो इस चैप्टर में डिस्कस हुए। एक है इंटरनल ऑडिटर, एक है एक्सपर्ट। एक है इंटरनल ऑडिटर, एक है एक्सपर्ट। दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है ना वो ये है, नहीं है दोनों इंडिपेंडेंट, दोनों में से कोई भी नहीं है। एक्सपर्ट भी अगर क्लाइंट ने एंगेज किया हो ना, क्लाइंट ने, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो क्लाइंट का एम्प्लॉई है एक तरह से। और इंटरनल ऑडिटर भी इंडिपेंडेंट नहीं है। फर्क ये नहीं है। जो बड़ा फर्क है ना दोनों में, इस चैप्टर में दो लोग यूज हुए अदर्स में। कौन कौन से? इंटरनल ऑडिटर और एक्सपर्ट। इन दोनों में जो बड़ा फर्क है वो ये, इंटरनल ऑडिटर वही काम करता है जो हम करते हैं और एक्सपर्ट कोई और काम करता है। यानी इंटरनल ऑडिटर के काम की इच्ची बिची हम चेक कर सकते हैं। इच्ची बिची समझते हैं? मतलब छोटा छोटा काम भी उसका चेक कर सकते हैं। एक्सपर्ट के काम की इच्ची बिची चेक नहीं कर, मोटा मोटा चेक कर सकते हैं इसके काम को, लेकिन डिटेल में चेक नहीं कर सकते। भाई ये फर्क समझ आ रहा है आपको? इंजीनियर की कैलकुलेशन कौन सी है, कौन से फार्मूले उसने लगाए हैं, कौन से टूल इस्तेमाल किए हैं, उसके अगर आप टूल्स देखें। मेरा दोस्त बैंकर था, वो बाज़ औक़ात लोन देते हैं ना, तो मशीनरी की जिस क्लाइंट को लोन देते हैं उसकी मशीनरी की वैल्यूएशन रिपोर्ट बनती है। वो कहता है इंजीनियर है, उनकी आप टूल्स देख लेना, हैरान हो जाए कि वो किस किस तरीके से वैल्यूएशन करते हैं। मशीन को कंजर पिंजर खोल के रख देते हैं और फिर उसके बाद वैल्यूएशन कर रहे होते हैं। तो हम उसके एक्सपर्ट के काम में हमें कुछ भी नहीं पता, ठीक है, मतलब डिटेल नॉलेज नहीं है, बेसिक नॉलेज शायद हो, डिटेल नॉलेज नहीं है, लेकिन इंटरनल ऑडिटर के वर्क का डिटेल। इसलिए दोनों की रिक्वायरमेंट्स में आगे चल के कुछ थोड़ा फर्क भी आएगा, ये ज़हन में रखिएगा। और वो फर्क किस वजह से आएगा? सिर्फ इस वजह से कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि इंटरनल ऑडिटर के वर्क को आप ज्यादा डिटेल में चेक करो क्योंकि कर सकते हो। एक्सपर्ट के वर्क को ज्यादा डिटेल में चेक जरूर करना है, ये नहीं कि चेक ही नहीं करना, चेक जरूर करना है एक्सपर्ट के वर्क को, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं करना। क्यों भला? क्योंकि कर नहीं सकते ज्यादा डिटेल में। ये बेसिक डिफरेंस आएगा। तो फिर सारी डिस्कशन के बाद मुझे बताइए, ये जो चैप्टर है, चैप्टर 18, इसकी जरूरत क्यों पेश आई? ये समझ आ गया आपको? क्योंकि हमें अपने ऑडिट में कुछ ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है, कुछ ऐसे लोगों की हेल्प की जरूरत पड़ती है जो हमारी टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन एविडेंस कलेक्ट करने में हमारे लिए यूजफुल साबित होते हैं। उनमें से इस चैप्टर में 2 डिस्कस हुए हैं। कौन कौन से? एक इंटरनल ऑडिटर, एक एक्सपर्ट। अब हम पहले, इसका मतलब है चैप्टर के 2 हिस्से होंगे, एक इंटरनल ऑडिटर और एक एक्सपर्ट। देखिए ऐसा ही है, चैप्टर के 2 हिस्से, एक इंटरनल ऑडिटर और दूसरा किससे? एक्सपर्ट से। चलिए पहले स्टडी करते हैं इंटरनल ऑडिटर, क्योंकि पेटी भाई है ना हमारा, इसके कंसेप्ट हमें निस्बतन आसानी से समझ आ जाएंगे। इंटरनल पेटी भाई क्या होता है? पेटी भाई कहते हैं जो सेम प्रोफेशन से रिलेट करता हो। ये असल में पुलिस वाले टर्म ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। वो जो उनकी बेल्ट होती है ना पुलिस वालों की, उसे पेटी कहते हैं। वो आप सुना वो पेटी उतरवा ली, जब किसी को सस्पेंड करते हैं तो कहते हैं पेटी उतरवा ली। तो वो क्या होता है, जब जनरल पब्लिक के खिलाफ कोई केस होता है ना, तो वो कुछ नहीं करते नॉर्मली, मतलब ज्यादा एक्ट नहीं करते। लेकिन जब मसला उन्हें कि अपने ही प्रोफेशन के बंदे को होता है ना, तो वो दिन रात एक करके कहते हैं नहीं इसको नहीं छोड़ना। आम इस बंदे को कोई गोली मार देगा ना, कोई टेंशन नहीं होगा, मरते ही रहते हैं लोग। कोई पुलिस वाले के ऊपर हमला कर देगा ना, वो कहेंगे नहीं हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे, इसको नहीं छोड़ना। तो पेटी भाई का ख्याल सारे रखते हैं, हर प्रोफेशन में पेटी भाई का ख्याल रखा जाता है। तो इंटरनल ऑडिटर हमारा पेटी भाई, कुछ हम उसका ख्याल रखेंगे, कुछ वो हमारा ख्याल रखता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इंटरनल ऑडिटर सबसे पहला कंसेप्ट जो हमें सिखा रहा है, कह रहा है बाकी चीजें तो बाद में सीखना, पहले मुझे ये बताओ आपको इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर में फर्क अभी पता है कि नहीं है? फर्क का पता है कि नहीं? यही ना, इंटरनल ऑडिटर इंटरनल होता है और एक्सटर्नल ऑडिटर एक्सटर्नल होता है। भाई यही फर्क है ना? अच्छा सच में, अच्छा सच में यही फर्क है कि एक्सटर्नल ऑडिटर है एक्सटर्नल टू एंटिटी और इंटरनल ऑडिटर क्या है? इंटरनल। आपको याद होगा किसी एक चैप्टर में मैंने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बन के आपको सिखाया था कि इंटरनल ऑडिटर कहाँ फिट होता है। ये बताया था कि नहीं बताया था? ये भूल गए आप जी? हाइब्रिड की क्लास में किसी को याद है? किसी को नहीं याद? नहीं, वो सारा ला रहे हैं, कह रहे नहीं याद। चले थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। रफ सा एक डायग्राम थी, वो हमने स्टडी की थी। हाँ जी, सबसे ऊपर कहां बना लेता, सबसे ऊपर शेयर होल्डर ने पॉइंट किया 2 चार्ज विद गवर्नेंस को, 2 चार्ज विद गवर्नेंस ने आगे डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड को, जैसे सीएफओ, जैसे ह्यूमन रिसोर्स हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग हेड और इन सीईओ और दूसरे लोगों को पॉइंट किया। तो ये लोग जो सीईओ, सीएफओ, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के हेड, ये क्या कहलाते हैं? और ये 2 चार्ज विद गवर्नेंस क्या कहलाते हैं? अच्छा, डायरेक्टर हर रोज आते हैं? कब आते हैं? कभी कभी महीने में 1 दफा, ठीक है। आपने अगर लॉ पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि लिस्टेड कंपनी के केस में 1 इन ईच क्वार्टर डायरेक्टर से मिलना होता है 3 महीने बाद, लेकिन बड़ा भी ज्यादा अगर मिले तो 1 महीने में 1 दफा।
तो क्या डायरेक्टर्स ये चाहते हैं कि डे टू डे बेसिस पे इस मैनेजमेंट की निगरानी होती रहे, ये सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये ज़हन में रखिएगा। किस पर्पस के लिए? कि डे टू डे बेसिस पे मैनेजमेंट सही काम कर रही है कि नहीं, इस पर्पस के लिए डायरेक्टर एक अलहदा से डिपार्टमेंट को अपॉइंट करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? शाबाश, इंटरनल ऑडिटर या इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। इसका काम क्या होता है भला? ये डे टू डे बेसिस पे इनकी निगरानी करे और मंथ एंड पे रिपोर्ट बना के उसे इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं, डायरेक्टर्स को सेंड कर दे, शेयर कर दे। हाँ, अगर कभी कोई अर्जेंट मैटर होना तो ये मंथ एंड से पहले भी शेयरिंग कर सकता है डायरेक्टर के साथ, लेकिन नॉर्मली इसकी रिपोर्टिंग क्या होती है? के इसका मैनेजमेंट के साथ कोई लिंक नहीं होना चाहिए। अब लाइन सुनिएगा, मैंने पहले भी बताई थी, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं इंटरनल ऑडिटर इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ कंपनी, नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी, बट इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट। इसे मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरनल ऑडिटर की हायरिंग, फायरिंग, प्रमोशन का डिसीजन किसको करना चाहिए? डायरेक्टर्स को। इसे अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करानी चाहिए? डायरेक्टर्स को। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिवली हो सकता है इसका सीईओ सीएफओ के साथ थोड़ा बहुत लिंक हो। एडमिनिस्ट्रेटिवली का मतलब होता है कि देखिए सैलरी डिसाइड इन्होंने कर दी है, पेमेंट शायद ये करने, पेमेंट लेने के लिए इसको इनके पास जाना पड़े, या अपॉइंट इन्होंने किया है लेकिन ऑफिस किस जगह पे होगा, जगह बनानी, उसमें चीजें अरेंज करनी, ये शायद ये लोग करें एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता इंडिपेंडेंस के ऊपर। फंक्शनली ये इसके अंडर है, इसको रिपोर्टेबल है। तो इंटरनल ऑडिटर को इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए। इसी क्वेश्चन में कह दे इंटरनल ऑडिटर सीएफओ को रिपोर्ट करता है, आप क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट है कि नहीं? नहीं है। अगर इंटरनल ऑडिटर सीएफओ को रिपोर्ट करता है, इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर इंटरनल ऑडिटर की हायरिंग फायरिंग का डिसीजन सीईओ करता है, इंडिपेंडेंट नहीं है। किसको करना चाहिए? ये याद है? ये है बंदा इंडिपेंडेंट इंटरनल ऑडिटर जिसकी हम बात कर रहे हैं। याद आया ये जी? अच्छा, एक बस हट के एक छोटी सी बात बता के जल्दी से आगे चल रहा हूं। ये जो मंथली रिपोर्ट बनाता है ना, हमारे लिए एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए वो एक खजाना होता है। कैसे भला? हम इसने सारा साल इनके काम को चेक किया ना। अच्छा, आप मुझे बताइए, जो ट्रांजैक्शन पास होती हैं वो किसने पास की होती हैं? मैनेजमेंट ने। क्या ये उन ट्रांजैक्शन को चेक करने के लिए कि सही है कि नहीं करता होगा कि नहीं? उसके लिए टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म करता होगा कि नहीं? बिल्कुल करता है। अच्छा, मुझे बताइए, कंट्रोल डिजाइन इंप्लीमेंट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की। क्या कंट्रोल सही डिजाइन इंप्लीमेंट हुए कि नहीं, इसकी मॉनिटरिंग ये करता होगा कि नहीं? करता होगा। अच्छा, मॉनिटरिंग करने के लिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करता होगा कि नहीं? करता होगा। इसका मतलब है टेस्ट ऑफ डिटेल। अच्छा, मुझे बताइए, एक तो होती है ना हमारी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं। अगर आपने लॉ पढ़ा हो या वैसे आपको प्रैक्टिस का अंदाजा हो तो आपको पता होगा कि एक हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनती हैं और क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। मुझे बताइए, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम नहीं देखते, हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम ऑडिट नहीं करते, लेकिन क्या जब ये मैनेजमेंट क्वार्टरली या हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती होंगी, एक दफा इंटरनल ऑडिटर वाला उसको एग्जामिन करता होगा कि नहीं करता होगा? और इसमें एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करता होगा कि नहीं, कि फर्स्ट क्वार्टर में सेल्स इतनी थी, सेकंड क्वार्टर में इतनी ज्यादा क्यों हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं सीईओ अपना बोनस लेने के चक्कर में सेल्स को बढ़ा रहा है? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी ये चेकिंग हो रही थी। कौन कर रहा होता है? इंटरनल ऑडिटर। तो इंटरनल ऑडिटर जब तकरीबन वही काम कर रहा है जो एक्सटर्नल ऑडिटर ने करने हैं। ठीक है, फर्क सिर्फ यह है कि हम वो काम कर रहे होते हैं शेयर होल्डर्स के लिए और ये वो काम कर रहा होता है डायरेक्टर्स के लिए। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी किया है पाकिस्तान में, स्टेट बैंक का भी कोई रिप्रेजेंटेटिव इसको देख रहा होगा, लेकिन कोई आईएमएफ का बंदा भी देख रहा होगा। पर्पस दोनों का एक ही है, लेकिन अपॉइंटिंग अथॉरिटी, रिपोर्टिंग अथॉरिटी डिफरेंट है। उसी तरह पर्पस इंटरनल ऑडिटर का भी वही जो एक्सटर्नल ऑडिटर। फर्क सिर्फ ये है कि हम काम करते हैं शेयर होल्डर्स के अंडर, उसकी अपॉइंटमेंट, और इंटरनल ऑडिटर किसके अंडर काम करता है? तो ये जो मंथली रिपोर्ट करता है ना, उसमें अगर टेस्ट ऑफ डिटेल्स में कोई मिस स्टेटमेंट सामने आई है, इंटरनल ऑडिटर डायरेक्टर को बता देता है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में कोई वीकनेसेस अगर सामने आई हो, इंटरनल ऑडिटर डायरेक्टर्स को बता देगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली डायरेक्टर की भी जिम्मेदारी है सुपरवाइजर के कंट्रोल्स अच्छे हों। इसी तरह अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करते हुए कोई गड़बड़ नजर आए, ये इंटरनल ऑडिटर डायरेक्टर्स को बता देगा। कैसे बताएगा? रिपोर्ट की शक्ल में। अब खुद सोच के मुझे बताइए, अगर हम ऑडिट करने के लिए जाएं, वहां पे हमें पता चले इंटरनल ऑडिटर ने रिपोर्ट बनाई हुई है, तो हमें रेडीमेड वीकनेसेस नहीं मिल जाएंगी, हमें रेडीमेड मिस स्टेटमेंट्स नहीं मिल जाएंगे,
हमें रेडीमेड जो इसने एनालिसिस किए होंगे, डॉक्यूमेंट्स बनाए होंगे, वो नहीं मिल जाएंगे। हम सबसे पहला काम यही करते हैं, इसके साथ जाके सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन में हम जिससे हेलो हाई करते हैं ना, पहले अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाके, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हमारी फॉर्मेलिटी होती है, बस जाके उधर गए अलग। लेकिन जिसके साथ बैठ के गपशप लगाना शुरू, और इससे हमारी सबसे बड़ी जरूरत पता क्या होती है, सर अपनी मंथली रिपोर्ट दे दीजिए हमें। ये रिपोर्ट देते हैं, उसमें जो वीकनेसेस होती हैं वो सारी कॉपी पेस्ट करके मैनेजर से कहते हैं सर ये देखिए कितना काम किया हमने। मैनेजर कहता है मैंने भी आर्टिकल किए हैं, मुझे भी पता है ये काम कहाँ से, इतने कम वक्त में इतना ज्यादा काम कैसे होता है। लेकिन बहरहाल देखें, पर्पज एक है तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमसे रेलिवेंट है, हम उसको यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ने से मना नहीं किया, तो बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो ये है इंटरनल। भाई अब समझ आ गया इंटरनल ऑडिटर कौन होता है? ठीक है, आज हमने दो टर्म सीखी, क्या एक पेटी भाई क्या होता है ये सीखा, और दूसरा क्या सीखा, इंटरनल ऑडिटर का एक्सपर्ट भी सीख लिया, एक्सपर्ट भी सीख लिया। तीन टर्म्स जी। क्या इंटरनल ऑडिटर मिस स्टेटमेंट खुद ठीक नहीं कर सकता? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि उसके स्कोप ऑफ वर्क में सिर्फ इतना होता है, निगरानी करनी है, इंटरफेयर नहीं करना, सिर्फ रिपोर्ट देनी है। किसको रिपोर्ट देनी है? डायरेक्टर्स को जी, वन बाय वन जी। शाबाश शाबाश, ये अब सोचना शुरू हुए हैं, क्या ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है? इसका जवाब आप बताइए। इसका जवाब है यस, लेकिन ये वो वाले ऑडिटिंग स्टैंडर्ड नहीं होते जो हम फॉलो करते हैं। ये हम जो फॉलो करते हैं वो ISA एक्सटर्नल ऑडिटिंग के होते हैं, ये जो फॉलो करते हैं ये इंटरनल ऑडिटिंग के होते हैं। इनका एक इंस्टीट्यूट है जो इंटरनल ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड इशू करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर IIA। ठीक है, ये एक बाकायदा क्वालिफिकेशन है। ठीक है, लाजमी नहीं है कि हर इंटरनल ऑडिटर क्वालिफाइड हो, मतलब प्रेस्क्राइब नहीं है, लेकिन एक अच्छी क्वालिफिकेशन माना जाता है अगर आपने IIA से सर्टिफिकेशन की हो। तो बहरहाल ये स्टैंडर्ड इसके जरूर होते हैं, होने भी चाहिए, लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं होंगे जो, क्योंकि हमारा तरीका का, जैसे सबसे बड़ा फर्क उन स्टैंडर्ड में पता है किस चीज का है? सबसे बड़ा फर्क रिपोर्ट का। हमारी रिपोर्ट का फॉर्मेट कुछ और होता है, उनकी रिपोर्ट का प्रेस्क्राइब फॉर्मेट ही कोई नहीं है। वो कहते हैं भाई डायरेक्टर से पूछो जिस तरह की रिपोर्ट वो चाहते हैं ना उस तरह का फॉर्मेट बना लो, जबकि हमारी रिपोर्ट का फॉर्मेट लॉ ने भी दिया है, ISA में भी दिया हुआ है कि एक्सटर्नल ऑडिटर जब रिपोर्ट इशू करेगा ये फॉर्मेट होगा। तो ये सारी डिस्कशन के बाद मुझे बताइए कि आपको समझ आ गई कि इंटरनल ऑडिटर कौन है? क्लियर हो गया? अच्छा, तो फिर अब मैं समझाऊंगा नहीं, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपने जवाब दे दिए तो इसका मतलब कंसेप्ट समझ आ गया आपको। बताइए इंडिपेंडेंट, अगर हम कंपैरिजन करें इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर का, कौन इंडिपेंडेंट, एक मिनट है, कौन इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी है? एक्सटर्नल ऑडिटर इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी है। ठीक है, इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी नहीं है, लेकिन उसे इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब एक्सटर्नल ऑडिटर मोर इंडिपेंडेंट है। दूसरा अपॉइंटमेंट, एक्सटर्नल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? शेयर होल्डर। इंटरनल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? दो शाबिक, शाबाश, बेहतरीन। क्वालिफिकेशन, क्या एक्सटर्नल ऑडिटर की क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड है? यस, एक्सटर्नल ऑडिटर की क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड है। क्या क्वालिफिकेशन? चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये जेन में रखिएगा, पाकिस्तान में चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिट कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑडिट CMS भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ऑडिट कौन? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो एक्सटर्नल ऑडिट के लिए क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड है, इंटरनल ऑडिट के लिए क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड नहीं। आप प्रैक्टिकली जाएंगे इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में, आपको FA पास लोग भी काम करते नजर आएंगे। तो इंटरनल ऑडिट वालों के लिए क्वालिफिकेशन रिकमेंडेड है। ये कहा जाता है कि अगर वो अच्छे क्वालिफाइड लोग होंगे ना इंटरनल ऑडिट वाले, तो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की इफेक्टिवनेस उतनी ही ज्यादा होगी। रिकमेंडेड, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं। नेक्स्ट, स्कोप या ऑब्जेक्टिव, इसमें दो चीजें हैं स्कोप या ऑब्जेक्टिव में। पहली चीज ये कि स्कोप या ऑब्जेक्टिव इनका डिसाइड कौन करता है, और दूसरी चीज इनके स्कोप या ऑब्जेक्टिव में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। तो मुझे बताइए, एक्सटर्नल ऑडिटर का स्कोप कौन डिसाइड करता है? भला लॉ, ISA, इवन शेयर होल्डर भी डिसाइड नहीं करते, लॉ और ISA। और इंटरनल ऑडिटर का स्कोप कौन डिसाइड कर रहा है? डायरेक्टर, शाबाश। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर शेयर होल्डर या मैनेजमेंट हम एक्सटर्नल ऑडिटर से कहें कि ये दो काम करो और ये तीन काम छोड़ दो, तो हम उनकी बात मानेंगे एक्सटर्नल ऑडिटर? नहीं, हम कहेंगे भाईजान हमारा स्कोप किसने डिसाइड किया है? लॉ ने जो जो चीजें कहा है वो हम वेरीफाई करेंगे। और अगर यही बात डायरेक्टर्स इंटरनल ऑडिट वालों से कहें कि ये तीन काम करो ये दो छोड़ दो, तो वो वैसा ही उसकी बातों पर अमल करेंगे। तो स्कोप कौन डिसाइड करता है? इंटरनल ऑडिटर का, डायरेक्टर्स, एक्सटर्नल ऑडिटर का लॉ डिसाइड करता है। फिर इनके स्कोप में शामिल क्या क्या होता है?
एक्सटर्नल ऑडिटर के स्कोप में एक ही चीज शामिल होती है, ओपिनियन देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते। जबकि इंटरनल ऑडिटर के स्कोप में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं जो डायरेक्टर कहें। अच्छा अब सुनिए, स्टैंडर्ड ने हमें कहा है, स्टैंडर्ड ने हमें यह बताया हुआ है कि मैक्सिमम ये 5 चीजें हैं जो इंटरनल ऑडिटर के स्कोप में शामिल हो सकती हैं। 5 चीजें। पहली चीज क्या, मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। समझ आता है कि जो कंट्रोल्स मैनेजमेंट ने डिजाइन किए हैं इंटरनल ऑडिटर को देखकर मॉनिटर कर रहा होगा सही काम कर रहे हैं कि नहीं। अच्छा ये मॉनिटरिंग कैसे होती है भला आपको पता है? इंटरनल ऑडिटर कैसे मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल करता है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के जरिए। शाबाश। फिर एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है, किसी हद तक एनुअल भी हो सकती है। एग्जामिनेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये कैसे करता है? टेस्ट ऑफ डिटेल्स है। फिर रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, यानी देखिए हर बिजनेस के ऊपर लॉज एप्लीकेबल हैं, इस बात से आप एग्री करते हैं? हर बिजनेस के ऊपर, ये साथ में करियाने वाली दुकान है ना, इसके ऊपर भी लॉज एप्लीकेबल है। दूध वाले की दुकान, इसके ऊपर भी पंजाब फूड अथॉरिटी, वो भी रेट लिस्ट, डीसीओ के रेट, तो रेगुलेशंस इनके ऊपर भी है। ये छोटे छोटे बिजनेस है, इनके ऊपर रेगुलेशंस इतनी एप्लीकेबल हैं, लॉज। तो बड़ी बड़ी कंपनीज के ऊपर लॉज एप्लीकेबल नहीं होंगे, बहुत से लॉज एप्लीकेबल। उनकी कंप्लायंस हो रही है कि नहीं हो रही? कंप्लायंस करनी किसने है? मैनेजमेंट। कंप्लायंस हो रही है कि नहीं? इंटरनल ऑडिटर चेक करेगा। अच्छा फिर इसके बाद रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं? ऑपरेशंस। ऑपरेशंस एंटिटी के कहा जाता है, मैनेजमेंट में शायद आपने पढ़ा हो, ऑपरेशंस को एफिशिएंट, इकोनॉमिक, एफिशिएंट और इफेक्टिव होना चाहिए। 3 E's कहते हैं इसको, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस। लेकिन इनको मैं अलग-अलग नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट नहीं पढ़ रहे, ऑडिट पढ़ रहे हैं, एक ही एग्जांपल के जरिए से एक्सप्लेन करूंगा। देखें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के टास्क में और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के टास्क में फर्क क्या है, ये एक एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूं। एक्सटर्नल ऑडिटर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से कंसर्न होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से नहीं। जैसे इस महीने का बिजली का बिल अगर फर्ज कीजिए 10 लाख आया, एक्सटर्नल ऑडिटर को इस चीज से गर्ज है कि 10 लाख आया, एक्सपेंस 10 लाख ही रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन उसे इस चीज से गर्ज नहीं है कि 10 लाख आया है, इसको कम होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारी रात फैक्ट्री जो है उसकी लाइट्स जलती रहती हैं, एसी चलते रहते हैं और कोई इनको बंद ही नहीं करता। एक्सटर्नल ऑडिटर को इससे गर्ज नहीं है, लेकिन इंटरनल ऑडिटर को इससे भी गर्ज है कि एंटिटी के ऑपरेशन जो हैं, ऑपरेशन ये अच्छे तरीके से चल रहे हों, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ना हो, इससे भी गर्ज है। ठीक है, तो रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या मुराद है? जो ऑपरेशनल एक्टिविटी चल रही हैं ये अच्छे तरीके से एफिशिएंट वे में, इफेक्टिव वे में चल रही है कि नहीं। इकोनॉमिकली एम्प्लॉय को हायर किया गया है, मार्केट से ज्यादा सैलरी तो नहीं दी, एम्प्लॉय को अपॉइंट कर लिया है, क्या ये 8 घंटे पूरे काम करता है? ऐसा तो नहीं लेट आता है, जल्दी चला जाता है। ठीक, ये चीजें एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं देखेगा। एक्सटर्नल ऑडिटर सिर्फ एक चीज देखेगा, जितनी सैलरी एग्री हुई उतनी एक्सपेंस रिकॉर्ड हुई कि नहीं। लेकिन ये ऑपरेशनल चीजें इंटरनल ऑडिटर भी देख रहा होता है। एग्रीड? और फिर इसके बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक्सटर्नल, अगर डायरेक्टर्स को लगे कि इसके अलावा भी कोई काम दे देना चाहिए, जैसे उन्हें लगे कि किसी डिपार्टमेंट का मैनेजर फ्रॉड कर रहा है, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करनी है कंफर्म करने के लिए कि फ्रॉड है कि नहीं, बताइए पुलिस को बुलाया जाएगा क्या? इंटरनल ऑडिटर को। उसे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का काम भी दिया जाता है। भाई ये बात समझ आई? तो इसका मतलब है कि अब सुने, इंटरनल ऑडिटर का मैक्सिमम स्कोप क्या है? ये। लेकिन एक्चुअली काम क्या करेगा? ये 3 चीज। चलिए, तो अच्छा इस सारे डिस्कशन के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे, मैं एक स्टेटमेंट देने लगा हूं, आपने स्टेटमेंट को यस या नो करना है, मुझे पता चलेगा समझ आई कि नहीं। ये तो हमने पढ़ लिया है कि इंटरनल ऑडिटर का स्कोप डायरेक्टर डिसाइड करते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर का स्कोप लॉ और आईएसए डिसाइड करते हैं। लेकिन स्टेटमेंट देने लगा हूं, यस नो कीजिएगा। मैं स्टेटमेंट मेरी क्या है? इंटरनल ऑडिटर का स्कोप ऑफ वर्क ज्यादा वाइड है एक्सटर्नल ऑडिटर की निस्बत। यस, करेक्ट। इंटरनल ऑडिटर ज्यादा काम करता है, उसकी एक्टिविटीज ज्यादा है। अब जरा कंपेयर कर, अभी साबित करते हैं। मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल इंटरनल ऑडिटर करता है, एक्सटर्नल ऑडिटर करता है। ओके, दोनों करते हैं।
एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंटरनल ऑडिटर करता है, एक्सटर्नल ऑडिटर करता है। रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। अब सुनिए, इंटरनल ऑडिटर हर लॉ की कंप्लायंस को इंश्योर करता है, एक्सटर्नल ऑडिटर सिर्फ उन लॉज की कंप्लायंस को इंश्योर करता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फेड कर रहे हो। जैसे एक्सटर्नल ऑडिटर देखेगा इनकम टैक्स, एक्सटर्नल ऑडिटर देखेगा सेल टैक्स, लेकिन हो सकता है इंटरनल ऑडिटर ISO 9001 की रिक्वायरमेंट्स को भी देख रहा हो कि अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई तो सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमारा एक क्लाइंट था हॉस्पिटल और कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से रिक्वायरमेंट होते थे कि आपके हॉस्पिटल के जितने बेड्स है ना, जो हॉस्पिटल की कैपेसिटी होती है ना, वो नंबर ऑफ बेड्स में काउंट की जाती है, उसकी रेशियो बनाई होती थी एक, उस लिहाज से आप इतने स्टूडेंट्स को एडमिशन दे सकते हैं कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में। वो एक लिंक होता है, आपने देखा होगा हर मेडिकल कॉलेज किसी न किसी हॉस्पिटल के साथ एफिलिएटेड होता है। तो रिक्वायरमेंट, अब हमने ये चेक नहीं करना था कि ये लीगल रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि नहीं, वरना यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज वाला कोई प्रॉब्लम जो भी जो होता है, ये इस तरह की बाज़ औक़ात इस तरह की ऑपरेशनल नेचर की जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये इंटरनल ऑडिट वाले चेक कर रहे होते हैं। हमने तो ये देखना भाईजान, जितने स्टूडेंट आए हैं या जितने पेशेंट्स आए हैं उनका रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया कि नहीं हो गया। तो ये ज़हन में रखिएगा, जनरल रूल बता रहा हूं क्या, कि इंटरनल ऑडिटर हर लॉ जो कंपनी पे अप्लाई हो रहा है उसकी कंप्लायंस को इंश्योर करता है। हम एज एक्सटर्नल ऑडिटर सिर्फ उन लॉ की कंप्लायंस को इंश्योर करते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है यहां पे उसका काम ज्यादा हो गया, हमारा कम हो गया। इंटरनल ऑडिटर का अगला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इंटरनल ऑडिटर रिव्यू करता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, एक्सटर्नल ऑडिटर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सटर्नल ऑडिटर को इससे फर्क नहीं पड़ता कंपनी प्रॉफिट में कि लॉस में, उसका तो एक ही पर्पस है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट सही है, लॉस है तो लॉस। लेकिन इंटरनल ऑडिटर का पर्पस होता है कि कंपनी अगर लॉस में जा रही है ना, तो अपने ऑपरेशंस को ऐसे सिंप्लीफाई करे, इंप्रूव करे कि लॉस ना हो। तो ये काम सिर्फ इंटरनल ऑडिटर करता है, एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं करता। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन भी सिर्फ इंटरनल ऑडिटर करता है, एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं करता। तो इस सारी डिस्कशन के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर दोनों कर रहे होते हैं, और कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो सिर्फ इंटरनल ऑडिटर कर रहा है। एग्रीड? चलिए, ये डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। रिपोर्ट किसको करनी है? इंटरनल ऑडिटर ने किसको रिपोर्ट करनी है? डायरेक्टर। एक्सटर्नल ऑडिटर ने किसको? शेयर होल्डर्स को। रिपोर्ट का फॉर्मेट किसका प्रेस्क्राइब्ड है? एक्सटर्नल ऑडिटर का। और किसका प्रेस्क्राइब्ड नहीं है? अच्छा, अब मुझे बताइए स्कोप ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर आखिरी बात। इंटरनल ऑडिटर का स्कोप वाइड है, एक्सटर्नल ऑडिटर का स्कोप लिमिटेड। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई काम जो एक्सटर्नल ऑडिटर ने भी करना हो, कोई ऐसा काम जो एक्सटर्नल ऑडिटर ने भी करना हो, वो इंटरनल ऑडिटर ने ऑलरेडी किया हो सकता है? अच्छा बताइए, हाँ, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट और कुछ लॉज की कंप्लायंस। अच्छा बताइए, अगर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट एक काम कर रहा है जो एक्सटर्नल ऑडिटर ने भी करना है, क्या एक्सटर्नल ऑडिटर हमेशा स्क्रैच से वो काम करे, या कि अगर इंटरनल ऑडिटर ने वो काम किया हुआ है तो उसके काम की हेल्प ले सकता है? शाबाश, हेल्प ले सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में वो करैक्टरिस्टिक्स हों ये जो एक्सटर्नल ऑडिटर में है। यानी पहले हम इंटरनल ऑडिटर को वैल्यूएट करेंगे। ये पढ़ा नहीं रहा, सिर्फ ये हेडिंग दिखा रहा हूं। हम पहले इंटरनल ऑडिटर को वैल्यूएट करेंगे, अगर इसमें वो खसूसियात हुई जो हम में होती हैं तो फिर इससे हेल्प लेंगे, वरना इसे हेल्प नहीं ले। ऑब्जेक्टिविटी से मुराद इंडिपेंडेंस है और कॉम्पिटेंस से मुराद नॉलेज, एक्सपीरियंस वगैरह लेंगे। हम जो इंटरनल ऑडिटर से हेल्प ले सकते हैं ना, अच्छा अब हम सारे इस बात से एग्री करते हैं ना कि इंटरनल ऑडिटर से हेल्प ले लेना हमारे लिए अच्छा है। इंटरनल ऑडिटर से हेल्प, और स्टैंडर्ड भी इसकी इजाजत देता है, लेकिन स्टैंडर्ड इसकी इजाजत देता है कंडीशनल। कंडीशनल इजाजत का मतलब क्या है कि भाई अगर इंटरनल ऑडिटर ऐसा 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 है ना तो फिर इसकी हेल्प ले लो, वरना इसकी हेल्प नहीं लेनी। कैसा कैसा? इंडिपेंडेंट है, कॉम्पिटेंट है, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिनरी अप्रोच है तो फिर ले लो। लेकिन एक ज़हन में रखें, आखिरी बात इसको खत्म। इंटरनल ऑडिटर से हम हेल्प ले सकते हैं, आप सारे इस बात पे एग्री करते हैं ना? हेल्प ली जा सकती है दो तरह से। आपने बताना है कौन सा तरीका आपको पसंद आया। पहला तरीका हेल्प लेने का, नहीं, हाँ, पहला प्यार से, दूसरा ज्यादा प्यार से। पहला तरीका प्यार से। ये कैसे? ये इंटरनल ऑडिटर हैं, इनसे कहें सर ये रेंट होने वाला है, हम आ गए आपके पास, अब हम 3-4 महीने आपके साथ रहेंगे, गपशप रहेगी हमारी,
आप ऐसा कीजिए, आपने पिछले पूरे 10-11 महीनों में खूब टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म किए होंगे, खूब टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म किए होंगे, आपने खूब डॉक्यूमेंट्स बनाई होंगी, ज़रा सारी डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ शेयर कर दें, क्योंकि हमने भी इसी तरह की डॉक्यूमेंट्स बनानी है। ये कहेंगे सर प्रॉब्लम ही कोई नहीं, हम 11 महीनों से आप ही का तो इंतजार कर रहे थे, हमें पता था आप हर साल आते हैं और जो रिपोर्ट हमने डायरेक्टर्स को दी होती है और जो डॉक्यूमेंटेशन होती है आप मांगते हैं, ये आपके लिए डॉक्यूमेंट्स हाजिर हैं, ये लीजिए डॉक्यूमेंट्स। इसे कहते हैं यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। अच्छा, दो अल्फाज हैं, दोनों में से जो फर्क ढूंढ लेगा ना वो उसने समझ लीजिए इस चैप्टर की सबसे टेक्निकल चीज समझ ली। दो अल्फाज में फर्क, पहला फर्क यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, दूसरा यूजिंग इंटरनल ऑडिटर। नहीं समझ आई ना? अब सुने, अगली दफा फिर हम गए, हमने कहा आ गए हम 11 महीनों के बाद, अब हम 3-4 महीने आपके साथ ही रहेंगे। इसने कहा सर ठहरे, मैं अभी डॉक्यूमेंट्स लेके आया। हमने कहा डॉक्यूमेंट्स को छोड़ो, तुम आ जाओ। हम तुमसे यही काम करवाएंगे, लेकिन अपनी डायरेक्शन, अपनी सुपरविजन, अपने रिव्यू में। देखें इसमें दोनों में फर्क है। देखिए यहां से कंसेप्ट दो हिस्सों में निकलता है, ये ज़हन में रखिएगा। यहां से कंसेप्ट दो, एक है यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, एक है डायरेक्ट असिस्टेंस। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर स्टैंडर्ड किसको कहता है कि इंटरनल ऑडिटर ने ऑलरेडी काम किया हुआ है, उसको हम एज एक्सटर्नल ऑडिटर यूज कर रहे हैं। और डायरेक्ट असिस्टेंस किसको कहता है स्टैंडर्ड कि उस इंटरनल ऑडिटर की टीम में 2-4 बंदे पकड़े, उठा के अपने डिपार्टमेंट में ले आए, उनसे कहा बैठ जाओ इधर, अब जो तुमने काम करना हमारी छतर छाया में, हमारी डायरेक्शन, हमारी जो जो हम काम कहेंगे, जैसे जैसे कहेंगे वो तुमने करना। ये कहेगा सर जी 1 मिनट दे दें, मैं डायरेक्टर से भागा भागा इजाजत लेके आया। हम कहेंगे इजाजत की जरूरत नहीं, हम इजाजत खुद ही ले लेंगे, तुमने हिलना नहीं है इधर। ये फर्क ज़हन में रखिएगा। अच्छा नहीं, आप हंस रहे हैं, आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं। ये देखिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 की हेडिंग पढ़े, ये क्या है? आज हमने सिर्फ लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 पढ़ा है, घर जाके आपने सिर्फ लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 पढ़ना है, लेकिन लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 की हेडिंग पढ़े क्या कर रहा है? यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। इंटरनल ऑडिट फंक्शन का मतलब इंटरनल डिपार्टमेंट है, उसके वर्क को यूज करना। और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 की हेडिंग पढ़े यूजिंग द इंटरनल, उसके वर्क को नहीं, यूजिंग द इंटरनल। अच्छा किस लिए? टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस, यानी अपनी ज़ेरे निगरानी उससे काम करवाना है। तरीकाकार दोनों में फर्क है, ये ज़हन में रखिएगा। और मजे की बात बताऊं, इसमें एक ऐसा क्वेश्चन है जिसकी वजह से उस अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा स्टूडेंट फेल हुए। रीजन बता सकते हैं क्यों फेल हुए? उसने पूछा था डायरेक्ट असिस्टेंस का, स्टूडेंट्स ने बता दिया यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर का। उसने कहा भूल गए, इसमें इंटरनल ऑडिटर का लफ्ज तो था, लेकिन साथ में डायरेक्ट असिस्टेंस का लफ्ज भी था। वो किसने देखना था? वो फिर जब एग्जामिनर कमेंट्स आए फिर स्टूडेंट ने देखा, वरना उससे पहले सारे स्टूडेंट यही कह रहे थे सर पेपर बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ छाप दिया, सब कुछ छाप, पूछा कुछ और था, बता छाप कुछ हो रहा है, बेहतरीन पेपर हुआ है। ऐसे होते हैं बेहतरीन पेपर। तो फर्क रखिएगा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आपको बताएगी। क्वेश्चन की एग्जाम में कैसे पता चलेगा यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर की तरफ जाना है कि डायरेक्ट असिस्टेंस की तरफ? रिक्वायरमेंट। शाबाश। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 यहाँ पे एंड करते हैं, कल इंशाल्लाह लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 से स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।